आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मेंडल के एक संकर संकरण पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। एक संकर संकरण का मतलब है कि मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग में मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में क्रॉस करवाया। मतलब इसकी जो डेफिनेशन देखी जाए तो एक जोड़ी विपरीयासी लक्षणों के लिए करवाया गया क्रॉस या निषेचन एक संकर संकरण कहलाता है। जैसे कि मेंडल के जो हम 7 जोड़ी विपरीयासी लक्षण पढ़ते हैं पीछे, उनमें से कोई भी एक लक्षण उठाएं कि जैसे मटर के समयुग्मजी या शुद्ध बोल सकते हैं, समयुग्मजी लंबे, और दूसरे ले जाएं समयुग्मजी बोने। इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया गया और क्रॉस द्वारा F1 पीढ़ी प्राप्त की गई। तो एक लक्षण के लिए जो भी क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है उसको हम बोलते हैं एक संकर संकरण। यहाँ पर समयुग्मजी को हम सामान्यतः शुद्ध बोल सकते हैं। समयुग्मजी का मतलब है समान जीनीय संरचना वाला जोड़ा। कि समयुग्मजी को जैसे कि इसका जीन प्रारूप देखा जाए तो हम 2 कैपिटल T से प्रदर्शित कर रहे हैं और बोने को हम स्मॉल t से प्रदर्शित कर रहे हैं। मेंडल ने ये जो पीढ़ी ली ये जनक पीढ़ी के रूप में ली गई, समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने। अब ये इनका जीन प्रारूप हो गया। ये समयुग्मजी दोनों समान जीन संरचना हो गई और इनकी भी दोनों की समान जीन संरचना हो गई। युग्मक बनेंगे, इसमें से कैपिटल T और इसमें से स्मॉल t। इन दोनों का क्रॉस करवाया गया और क्रॉस के फलस्वरूप जो पीढ़ी प्राप्त की गई उसको F1 पीढ़ी कहा गया। F1 पीढ़ी में सभी पौधे, अब देखो समयुग्मजी की जगह 2 जीन संरचना दोनों की अलग अलग है, तो विषम युग्मजी या अशुद्ध बोल सकते हैं हम इसको, विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो यह F1 पीढ़ी थी। इसके अनुसार मेंडल ने क्या कहा कि सामान्यतः एक लक्षण के लिए जो क्रॉस या निषेचन करवा के जो F1 पीढ़ी प्राप्त की गई उसमें 100% जो पौधे थे वो विषम युग्मजी लंबे थे। तो यहाँ पर लंबेपन का गुण प्रभावी हुआ और बोनेपन का गुण क्या रह गया, अप्रभावी रह गया। ठीक है, कि दोनों में से जो जनक थे उन दोनों के लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी हो गया और दूसरा लक्षण अप्रभावी रह गया। अब सामान्यतः मेंडल ने इस F1 पीढ़ी से स्वपरागण द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त की गई। F2 पीढ़ी देखो क्या थी, F1 पीढ़ी जो विषम युग्मजी थी इसके स्व निषेचन या स्वपरागण द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त की। युग्मक बनाए हम इसके कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। इनमें स्व निषेचन होने दिया, इन दोनों का आपस में क्रॉस होगा, दोनों कैपिटल T। इसी का अगले के साथ करवाओ, कैपिटल T और स्मॉल t। इसका इसके साथ कैपिटल T और स्मॉल t, ये दोनों है स्मॉल t। ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई इसको F2 पीढ़ी नाम दिया गया। F2 पीढ़ी में देखो लगभग 25% पौधे थे, वो तो क्या थे, समयुग्मजी लंबे, 50% पौधे विषम युग्मजी लंबे और 25% पौधे जो थे वो समयुग्मजी बोने प्राप्त हुए। तो यहाँ पर F2 पीढ़ी में मेंडल का मानना है कि जो F1 पीढ़ी का अप्रभावी लक्षण था, जो बोनेपन का जो लक्षण था वो F2 पीढ़ी में क्या हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको सामान्यतः हम चेकर बोर्ड से देखें, सामान्य इस प्रकार से निकाल सकते हैं या चेकर बोर्ड की सहायता से भी बना सकते हैं हम।
एक तरफ इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे, दोनों कैपिटल टी है, इसका इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी। ठीक है, अब इसके आधार पर इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालें, लक्षण पर रूप अनुपात और जीन पर रूप अनुपात। तो लक्षण पर रूप अनुपात तो मतलब बाह्य प्रतीति, बाहर से जो हमें दिखाई देता है। तो बाहर से देखें तो देखो सामान्यतः ये पौधा भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, तो 3:1 बोना है। ठीक है, जीन संरचना देखी जाए तो ये समयुग्मजी लंबा और ये दोनों विषम युग्मजी लंबे और ये एक समयुग्मजी बोना है। तो जीनोटाइप अनुपात हो गया 1:2:1। ठीक है, तो ये मेंडल का एक संकर संकरण था जिसमें जनक पीढ़ी के रूप में शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे लिए गए, उनके मध्य क्रॉस से F1 पीढ़ी प्राप्त की गई, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त की गई। F1 पीढ़ी में जनक का एक लक्षण प्रभावी और दूसरा अप्रभावी रहता है। ठीक है, लेकिन F2 पीढ़ी में जो जनक का अप्रभावी लक्षण है वो भी अपने लक्षण प्रकट करता है। तो इस आधार पर एक संकर संकरण जो प्रयोग था मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का, उसके आधार पर हम मेंडल के जो नियम हैं उनको भी पहचान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में देखो मेंडल ने क्या बताया था कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण और जो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं उनको अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो ये जो देखो F1 पीढ़ी थी इसमें लंबेपन का गुण प्रभावी है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये प्रभावी लक्षण हो गया और बोनेपन का गुण क्या रह गया, अप्रभावी रहेगा। कि मेंडल का यह मानना है कि जनक में से किसी एक का लक्षण ही संतति में प्रकट होता है, मतलब एक लक्षण ही संतति में प्रकट होता है। अगर एक प्रभावी होता है तो दूसरा क्या रह जाता है, अप्रभावी रह जाता है। जैसे लंबा प्रभावी और बोना क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, इसी के आधार पर हम मनुष्य में इसका एग्जाम्पल लें तो मनुष्य में जैसे आनुवांशिक रोग हैं, हीमोफीलिया है, वर्णांता है, मंदबुद्धि है, ये सारे भी अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अप्रभावी जीन का मतलब प्रभावी जीन की उपस्थिति में ये प्रकट नहीं होते हैं, और जब प्रभावी जीन अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है तो ये रोग प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम देखें मेंडल का, हम पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के जो नियम है उसको हम सामान्यतः युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम का मतलब है कि जो ये F1 पीढ़ी है ये देखो संकर संतति है, और संकर संतति हमेशा विषम युग्मजी होती है। संकरण से प्राप्त की गई संतति है और संकरण से प्राप्त की गई जो संतति होगी वो हमेशा क्या होती है, विषम युग्मजी होती है। इस विषम युग्मजी संतति में दोनों जीन जोड़े में जो है वो जीवन भर पास पास रहेंगे, लेकिन जब युग्मक बनेंगे तो दोनों अलग अलग युग्मक में पहुँचे जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक अपनी दृष्टि से क्या होता है, शुद्ध होता है, और इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण के नियम में मेंडल ने यही बताया है कि सामान्यतः F1 पीढ़ी में जो संकर संतति बनती है वो विषम युग्मजी होगी, जिसमें दोनों जीन जीवन भर पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते। युग्मक निर्माण के समय दोनों अलग अलग युग्मक में पहुंच जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक अपनी दृष्टि से क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ये एक जो संकर संकरण प्रयोग था मेंडल का, इसके आधार पर हम मेंडल के प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों को पढ़ सकते हैं। प्रभाविता में यही बात थी कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्पष्ट प्रकट होते हैं वो प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि लंबेपन का गुण प्रभावी है और बोनेपन का गुण अप्रभावी है। ठीक है,
पृथक्करण के नियम में हमने पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं, यही बात पढ़ी है कि संकर संतति विषम युग्मज होगी, जिसमें कारक के दोनों जीन पास पास रहते हुए भी संदूषित नहीं होंगे। युग्मक निर्माण के समय दोनों अलग अलग युग्मक में पहुँचे जाते हैं और प्रत्येक युग्मक अपनी दृष्टि से शुद्ध होता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखो, जो शुरुआत में जनक लिए गए थे उसमें प्रभावी भी अपने लक्षण प्रकट कर रहे हैं और अप्रभावी भी अपने लक्षण प्रकट कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो अप्रभावी रहेगा वो हमेशा अप्रभावी ही चलता रहेगा, अगली संततियों में वो भी अपने लक्षण प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर इन दोनों नियमों की चर्चा कर सकते हैं। आगे के जो नियम या प्रयोग हैं वो हम अगले वीडियो में